हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर विद द न्यू चैप्टर पावर शेयरिंग। आज हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे वी विल बी कवरिंग अ वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पावर शेयरिंग। सो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, आई एम फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस फ्रॉम पीसीसीपी डिवीजन। आइए शुरुआत करते हैं। पावर शेयरिंग, आपका पावर शेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम पहले देखें कि कई तरीके की आपकी गवर्नमेंट्स रहती हैं वर्ल्ड के अंदर। हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, मोनार्कियल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं। बट कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जब अलग अलग हम कंट्रीज की बात करें वर्ल्ड के अंदर, तो क्या वहां पर सही तरीके से जो पावर है क्या वो शेयर हो पा रही है, क्या जो लोगों को राइट्स मिलने चाहिए वो मिल पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है जहां पर वन वे सिस्टम है। जैसे हम अगर मोनार्ची की बात करें या हम अगर डिक्टेटरशिप की बात करें, तो क्या वहां पर जनता को भी उतने ही अधिकार है, राइट्स हैं कि वो आपका सरकार तक बात अपनी रख सकते हैं। सरकार के कुछ जैसे रूल्स रेगुलेशंस नियम बने तो उनको क्या वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शायद नहीं। बट डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के अंदर हम अगर देखें तो वो फीचर अवेलेबल रहता है। तो इसको बहुत सिंपल वे में हम अगर देखें तो यहाँ पर अगर पावर किसी एक के पास ही रहेगी, किसी एक हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें, किसी एक पर्सन के पास ही अगर पावर है तो वो उसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक गुड फेथ में, अगर गुड फेथ में यूज कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर पावर का गलत यूज हो रहा है, पावर मिसयूज हो रही है, तब जाकर के दिक्कत आना शुरू होएगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम आपके दो एग्जाम्पल लेंगे कंट्रीज के और उससे दो अलग अलग केस पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल हम जो लेंगे वो बेल्जियम का लेंगे, जहां पर देखेंगे कैसे दिक्कतें आई, क्या दिक्कतें थी और उनको कैसे रिजोल्व कर लिया गया टाइम के साथ। फिर हम देखेंगे श्रीलंका, श्रीलंका में क्या दिक्कतें आई, क्या उनको टाइम के साथ रिजोल्व किया गया, अगर नहीं किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए। और फिर बाद में हम देखेंगे जो आपका चैप्टर का लास्ट पार्ट है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला पार्ट है अपना वो है आपका बेल्जियम। बेल्जियम, आपकी बेल्जियम कहाँ पर है, एक स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर। क्योंकि हमारा जो ये वीडियो का जो पूरा की पूरा मोटिव है वो आपका जो आने वाले क्लास 10th के एग्जाम से उसको लेकर करें, तो हम यहीं पर एनसीईआरटी के अंदर हर वो क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे जो आपका पेपर के अंदर बन सकता है। एक सवाल तो ये बन जाएगा आपका एक नंबर में, बट बहुत चांसेस कम है, इतने सिंपल भी क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि 10th के अंदर पूछे जाएंगे। फिर आपका आपका बेल्जियम की जो बॉर्डर्स हैं विद इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा चुका है 10th के अंदर कि आपका बेल्जियम की कहाँ पर बॉर्डर्स हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो स्टार्टिंग में कुछ एक बेसिक आपको इन्फो दे रखा है बेल्जियम के बारे में। इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बेल्जियम एक कंट्री कहाँ पर है, यूरोप में। उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, और अगर अपन कंपेयर करें इंडिया से तो हरियाणा के हाफ पॉपुलेशन के बराबर ही वहां पर पॉपुलेशन है। द एथनिक कंपोजिशन, अब ये एथनिक क्या होता है ये भी हम अभी नीचे साइड में आपको दे रखी डेफिनेशन वो पढ़ लेंगे। एथनिक मीन्स हम जहाँ अगर वैसे बात करें तो किस जगह पर कौन कौन सी कम्युनिटीज जो अलग अलग हैं वो आपकी रह रही हैं। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कैसे कॉम्प्लेक्स है आइए देखते हैं। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% live in the Flemish region and speak Dutch. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgian speak German. In the capital remaining 1% of the Belgian speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. तो आपका एक सवाल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्लास 10 के अंदर बार बार पूछा जाता है और वो है आपका एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, या फिर आपका जो इसकी कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स। तो अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, सर क्या कोई तरीका है, कोई शॉर्ट ट्रिक है, कोई हमारे पास कोई ऐसी अप्रोच है? क्योंकि सोशल साइंस के अंदर हमारे के पास बहुत सारे डेटा रहते हैं, बहुत सारे ईयर्स रहते हैं हिस्ट्री के अंदर। अगर हम बात कर लें वैसे भी अगर देखें
तो क्या कोई हम एक ऐसी अप्रोच सिंपल सी बना सकते हैं जिसके थ्रू हमारा कोई एथनिक कंपोजिशन याद रह जाए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं आपका फ्लेमिश, और नीचे हम अगर देखें तो आपका यहाँ पर पूरा नहीं आ पाएगा, हम इसको इस तरफ लिख लेते हैं। फ्लेमिश हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, फ्लेमिश। फ्लेमिश और फिर आपका दे रखा है वलोनिया। बहुत सिंपल सी अप्रोच है, हमें जहाँ पर फ्लेमिश दे रखा है उसके नीचे ही यहाँ पर हम फ्रेंच लिख लेंगे और ऑटो फिल कर देंगे। ऊपर क्या लिख लेंगे हम अपना डच, यहाँ पर आपका हो गया फ्रेंच और यहाँ पे आपका हो गया वलोनिया। बस सिंपल सी ट्रिक है कि हमें फ्लेमिश जहाँ लिखा हुआ है उसके साथ एफ नहीं मैच करना है, उसको हम नीचे फ्रेंच पे लिख देंगे। और उसके बाद अब आता है कि कैसे हम इनका ये जो एथनिक कंपोजिशन में जो आपका परसेंटेज दे रखा है कैसे याद रख सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, आज आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर डिस्टिंक्शन लानी है तो मिनिमम 60% तो लाने ही पड़ते हैं। बस हमें उससे 1% यहाँ पे कम करना है, देन वो 1% आपका अदर में चला जाएगा और रिमेनिंग आपका 40% यहाँ पर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम हर जगह पे अप्रोच लगाएं, बट कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं याद रह पाता। और स्पेसिफिकली जब मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ तो बहुत सी बार बच्चे एथनिक कंपोजिशन नहीं याद कर पाते हैं या उनको गलत याद रह जाता है। तो एक सिंपल सी अप्रोच है, वापिस से रिपीट कर लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। फ्लेमिश में एफ आ रहा है, हमें सामने एफ नहीं लिख करके नीचे लिख देना है, ऑटो फिल करिए। यहाँ पर फ्रेंच आ गया तो यहाँ पे डच है, यहाँ पर अपने आप वलोनिया हो जाएगा। कुछ नहीं, 60% हमारा डिस्टिंक्शन वाला पार्ट रहता है, हमें यहाँ पे 1% कम करना है 59, 1% अदर में और 40 हो जाएगा। अब ब्रुसेल्स की बात करें, यहाँ पे हम अगर ब्रुसेल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 59% वाला पार्ट कौन सा है, डच वाला। तो ऑटोमेटिकली ये लोग आपका 20% रहेंगे यहाँ पे माइनॉरिटी में, और मेजोरिटी में कौन रहेगा आपका 80% फ्रेंच। अब देखते हैं, अब हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन। तो आपकी जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल है वहाँ पर अगर अपन ओवरऑल देखें तो बेल्जियम के अंदर मेजॉरिटी किसकी है, डच की, बट यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी, फ्रेंच की। अब देखते हैं इसके क्या आगे निकल करके आते हैं, रिजल्ट क्या निकल करके आता है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो ये माइनॉरिटी में तो हैं बट दे आर रिच एंड पावरफुल, and this was resented by the Dutch speaking community. Who got the benefit of economic development? And education much later. This led to tension between Dutch speaking and French speaking communities during the 1950 and 60. तो भाई आपका जो माइनॉरिटी में लोग बाग हैं और अगर वो रिच एंड पावरफुल है और अगर वो अपना कहीं ना कहीं मेजॉरिटी दिखाने का या अपना मेजोरिटी ना बोल करके अपना एक हम कह सकते हैं कि हम जो बोलेंगे वही आपको करना है, या कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने का कोशिश करेंगे तो दिक्कतें तो आएंगी। तो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में टेंशन रही। The tension between the two communities were more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking constituted a majority in the country but minority in the capital. आइए देखते हैं अब आगे। Let us compare this to the situation in other country. श्रीलंका, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, just a few kilometers of the southern coast of तमिलनाडु, ये हमें पता है। It is about 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। तो हमने बेल्जियम में बात करी थी करीब करीब 1 करोड़, यहाँ पर कितना हो गया है वो 2 करोड़। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन। अब यहाँ पर कितना है आपका, सिन्हाला स्पीकर कितने हैं 74% और तमिल स्पीकिंग कितने हैं 18%। अब सर कैसे याद रखे 74%, हमारा इंडिया कब आजाद हुआ था 1947, 47 का उल्टा 74। अप्रोच है, याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया यहाँ पे तमिल स्पीकर 18% हो तो 18 भी आगे 13 और 5% में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जब हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे तो।
देखिए यहाँ पर एक आपका टर्म आ गई है एथनिक, ये आपका एनसीईआरटी से हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जहाँ से भी सवाल बन सकता है आपका हमको पता रहे। एथनिक कई बार पूछ सकते हैं, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, तो हमें याद रखना है। कई बार जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें कंसेप्ट पता होता है, बट जब उन्हें आंसर लिखना होता है आंसर शीट में, तब वो थोड़ा सा फ्रेमिंग, आंसर फ्रेमिंग में दिक्कत आ जाती है। तो हम कुछ कीवर्ड्स हमारे याद रखें हमारे मॉड्यूल से या एनसीईआरटी से, जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे आंसर लिखने में। तो ये जो आपको साइड में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं ये भी आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से इस पे सवाल आपका बन सकता है। नाउ आपका मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पे वापस लिख देता हूं, सिन्हाला कितने हैं 74%। तमिल्स के अंदर हम देखें तो आपका श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, तमिल्स टोटल कितने हैं आपके 18। अब इनमें से भी आपका 13% श्रीलंकन तमिल और 5% इंडियन तमिल्स। चलिए आगे देखते हैं। The rest whose forefathers came from India as plantation worker during colonial period are called the Indian Tamils। तो आपका हमारा जब इंडिया से कुछ लोग मूवमेंट कर रहे होंगे काम की तलाश में और वो लोग वहीं पे जाकर के सेटल डाउन हो गए होंगे तो दे आर कॉल्ड द इंडियन तमिल्स। आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट while most of the Tamil are Hindus or Muslim। There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhalese। तो हमारे को तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये कि सिन्हाला जो लोग बाग है जनरली दे आर बुद्धिस्ट। आइए देखते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम, द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स it will on the French and German speaking population। This would push the conflict among communities further। बात बड़ी सिंपल सी है। अगर हम क्लास में देखें, एक एग्जांपल लें, क्लास के अंदर 60 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं। अब जो 60 बॉयज हैं वो बार बार क्योंकि मेजॉरिटी में है तो बोलते हैं कि सर हम जो चैप्टर बोलेंगे वो पढ़ा दीजिए। कई बार जो 20 गर्ल्स है वो कोई चैप्टर के लिए बोलते हैं तो टीचर नहीं पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में जो लोग बाग है वो अपनी जो नंबर है उसका गलत इस्तेमाल करते हुए हर बार अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि होना ऐसा चाहिए कि भले कोई माइनॉरिटी में भी हो उसको भी पूरा एक मौका मिले, चांस मिले अपनी बात रखने का। तो यही तो हो रहा है यहाँ पे। अगर अपन बेल्जियम की बात करें अभी, तो बेल्जियम के अंदर आपका क्या हुआ, जो ब्रुसेल्स के अंदर जो रिच एंड पावरफुल लोग बाग हैं, जो कि क्या है वैसे तो अगर अपन देखें ओवरऑल देखे बेल्जियम में तो क्या है माइनॉरिटी में, बट वो अपनी बात क्या कर रहे हैं मनवा रहे हैं। ठीक है। और अगर अपन श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर सिन्हाला 74%। अभी अगर अपन आगे देखेंगे तो वो लोग अपनी बात मनवाने की प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो हमारे को एक पॉइंट मिल गया है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है। तो यहाँ पे बेल्जियम के अंदर तो वो जो रिच और पावरफुल है ब्रुसेल्स के अंदर वो वाले लोग बाग, और श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटी में 74% वो वाले लोग बाग। आइए देखते हैं आगे। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब ये टर्म अपने आप में आपका पेपर के अंदर आ जाती है, ये भी आपका आ सकता है पेपर के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय मेजॉरिटेरियनिज्म? अभी नीचे आपका ग्लोसरी के अंदर दे रखा होगा, हम उसकी डेफिनेशन वहां से पढ़ेंगे और समझेंगे क्या होता है। क्या होता है मेजॉरिटेरियनिज्म? जब कोई एक कम्युनिटी अपना, क्योंकि वो संख्या में नंबर में ज्यादा है तो इसका एक अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। बट एनसीईआरटी में क्या लिख रहा है वो भी अपन अभी पढ़ लेंगे। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। बन गया एक नंबर का सवाल आपका पेपर के लिए। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे कि आपका बेल्जियम की हमने अभी बात करी, बेल्जियम कब आजाद हुआ था, किससे आजाद हुआ था? इसका कहीं ना कहीं आंसर आपका हिस्ट्री के अंदर छुपा हुआ है और आपने 10th में ही पढ़ा है उसको, नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर। तो मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा कि कब हुआ था बेल्जियम आजाद, किससे हुआ था। आइए देखते हैं आगे। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of the majority। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। तो आपका
जो सरकार चुनी गई है उसके अंदर जो सिन्हाला है वो अपनी सुप्रीमेसी, वो अपना प्रभुत्व दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के चलते 1956 के अंदर एक एक्ट पास होता है जो कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। तो यहाँ पर एक 3 नंबर का सवाल बनता है कि कौन कौन से वो स्टेप लिए गए जिसके द्वारा ये हमारे को बताया गया या प्रूफ होता है कि वहां पर मेजोरिटेरियनिज्म चल रहा था, या सिन्हाला अपनी जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो अपनी सुप्रीमेसी शो करने की कोशिश कर रहे थे। तो पहला कदम तो क्या है, 1956 में एक एक्ट पास हो गया। दूसरा, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस। तो यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर कोई पोजीशन वैकेंट है तो वहां पे सिन्हाला को पहले मौका मिल रहा था। ये दूसरा पॉइंट बन गया हमारा। A new constitution stipulated that state shall protect and foster Buddhism। ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। तो इस वाले पैराग्राफ से आपका 3 नंबर में एक सवाल बना कि कैसे सिन्हाला सुप्रीमेसी हमें देखने को मिलती है। तो वो तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया कि बुद्धिज्म को फोस्टर करने की कोशिश की गई, उसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई। तो आपका हमने देखा यहाँ पे जो भी आपके सवाल बनते जा रहे हैं उसको भी हम साथ साथ में कवर करते हुए जा रहे हैं। और मेरा ये सजेशन है कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखते हुए जाए, ताकि आपका एक क्वेश्चन बैंक भी साथ में तैयार हो जाएगा किस जगह से कौन सा सवाल बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर श्रीलंका के अंदर हैं और वहां पर आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि हम क्यों रह रहे हैं यहाँ पे। चलिए एक और बात करते हैं। यहीं पे आपका एक वेब सीरीज भी आई थी जहां पर बताया गया था कैसे श्रीलंका के अंदर लिट्टे फॉर्म हुए, लिट्टे ने कैसे फिर आगे काम किया, कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ एक वो सिविल वॉर चलता है। अगर आपको वेब सीरीज याद आ रही है, अगर आपने देखी है तो बताइए कौन सी वो वेब सीरीज थी जो आपका लिट्टे के ऊपर बनी थी, श्रीलंका के अंदर जो हालात उस समय पैदा हुए थे उसके ऊपर बनी थी। ठीक है, चलो। दे फेल्ट that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। तो उनके लैंग्वेज और कल्चर को आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं कर रहा था। They felt that the constitution and अच्छा ये एक मेजोरिटेरियनिज्म वाला पार्ट यहाँ पे आ गया है। I believe that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants। तो जो भी आपको ग्लोसरी में टर्म्स दे रखी हैं वो सब आपको याद रखनी है, आपको समझना है, रटना नहीं है। अप्रोच रखो, समझना है कि क्या होता है मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब। तो दूसरी टर्म आ गई, पहले कौन सी थी आपकी, एथनिक। तो सिन्हाला और तमिल के जो रिलेशंस थे वो टाइम के साथ साथ क्या होते चले गए, अच्छे नहीं रहे। अब क्योंकि अच्छे नहीं थे तो बाद में क्या हुआ, आपका श्रीलंकन तमिल जो थे उन्होंने लगातार स्ट्रगल किया तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, रीजनल ऑटोनॉमी लाने के लिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लाने के लिए। बट उनकी डिमांड को बार बार क्या किया गया, डिनाई किया गया। 1980 तक वहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने जो एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम की बात कर रहे थे। एलम का मतलब क्या होता है, स्टेट। इस पे भी आपका 1 नंबर का सवाल आपका 10th बोर्ड के अंदर आ सकता है, पहले भी आ चुका है। इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू सिविल वॉर। सिविल वॉर इस पे भी आपका पूछ सकते हैं। तो अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं मैच द फॉलोइंग में डाल सकता हूं कि आपका एथनिक क्या हो गया, सिविल वॉर क्या होता है, आपका मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, बताइए कौन सी डेफिनेशन किसके साथ मैच हो रही है। चलिए, as a result thousands of people of both the communities have been killed, many families were forced to leave the country। तो आपका जब श्रीलंका के अंदर सिन्हालास की सुप्रीमेसी चलती रही और आपका तमिल्स की बात नहीं मानी गई तो अल्टीमेटली एक सिविल वॉर होता है। उसके अंदर आपका एक नया, वहां पर हम कहते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम। और फिर आपका वहां पर करीब करीब 25 साल तक क्या होता है, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर चलता है।
आइए अगले टॉपिक पे, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। इससे पहले एक सवाल, हमारे इंडिया में जो पूर्व हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, कैसे उनकी डेथ हुई थी, क्या कारण थे, क्या उसका कोई कनेक्शन था श्रीलंका से, आपको इस बारे में पता करना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं हम, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम के अंदर जो लीडर्स थे उन्होंने कुछ एक डिफरेंट पाथ चुना। उन्होंने देखा कि कैसे हम रीजनल डिफरेंसेस को, जो कल्चरल डाइवर्सिटीज है, उनको कैसे हम टाइमली रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 1970 से 1993 के बीच में उनके संविधान को हमने 4 बार क्या किया, अमेंड किया। और यहीं पर बन गया हमारा एक नया सवाल कि आपका बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंड हुआ था, 4 बार अमेंड हुआ था। कब से कब तक हुआ था, 70 से 93 के बीच में हुआ था। ठीक है, अब वो अरेंजमेंट क्या था, आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपका डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल रहेंगे कहां पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। चलिए ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। आइए इसके बाद सेकंड किधर है, ये रहा, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, इस पे सिंगल, इस पे भी सवाल आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। कम्युनिटी गवर्नमेंट, the government that is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live। अब ये किस बारे में आपका बात करती है, क्या मैटर्स को देखती है, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो यहाँ पर भी आपका एक सवाल बन सकता है। एक तो हो गया आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है और ये कौन कौन से मैटर्स के ऊपर बात करती है, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो गया है, क्लियर आउट हो गया है। अब एक बार में ऊपर के जो 2 पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। टोटल 4 आपके, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम, तो उन्होंने 4 अलग अलग बदलाव करे। एक तो हमने देख लिया सेंट्रल लेवल पे, आइए 2 और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। एक हमने देख लिया कम्युनिटी गवर्नमेंट, many powers of the central government have been given to the state government of the 2 regions of the country, the state government are not subordinate to the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डच और फ्रेंच इक्वल हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो सेंट्रल के सबऑर्डिनेट नहीं रहेंगे। आइए तीसरा, ब्रुसेल्स की आपकी एक सेपरेट गवर्नमेंट रहेगी जो कैपिटल है उनकी, और एक हमने पढ़ लिया नीचे कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट की भी हमने यहाँ पे बात कर ली है। चलो आगे, सिविल वॉर क्या होता है भाई, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन द कंट्री। ठीक है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम वापिस से रिवाइज करते हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ब्रुसेल्स वाले लेवल पे जो कैपिटल है, और एक आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट पे आपका एक अलग से भी सवाल बन जाता है, तो हमें जहां जहां से भी सवाल बन रहे हैं सबके बारे में पता होना चाहिए। आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है, एक आप ये याद रखना, यहां से भी सवाल बन सकता है आपका, यूरोपियन पार्लियामेंट कहां पर है, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम के अंदर ब्रुसेल्स में। या आपको ये इमेज आ जाए, अगर आपके पेपर में इमेज आ जाए ये कौन सी इमेज है, तो आपका ये यूरोपियन यूनियन की इमेज है जो कि ब्रुसेल्स के अंदर सिचुएटेड है। ये वाला अपना हो गया। चलिए ठीक है, वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दिस 2 स्टोरीज, तो हम पढ़ ही चुके हैं कि बेल्जियम के अंदर उन्होंने टाइमली कुछ बदलाव किए जिससे वहां पर सेटलमेंट्स हो गए, बट श्रीलंका के अंदर उन लोगों ने टाइमली बदलाव नहीं करे, सिन्हाला सुप्रीमेसी चलती रही, तमिल्स अपनी मांग रखते रहे, अल्टीमेटली वहाँ सिविल वॉर हुआ, 25 साल तक चला, काफ़ी ज़्यादा कंट्री के रिसोर्सेज डैमेज हुए, ख़त्म हुए। ठीक है, कंट्री उतनी डेवलप नहीं कर पाई। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक केस ऐसा जहां पर अगर टाइमली आप सबकी बात सुनते हुए सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास वाले कंसेप्ट पे चल रहे हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। बट जो मेजॉरिटी में, दूसरी तरफ जो मेजॉरिटी में, अगर वो अपनी हमेशा ये बात रखते रहेंगे कि हम तो मेजॉरिटी में, माइनॉरिटी को हम
दबाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप देखो आपका एक ये द जर्मन इंजीनियरिंग, एक यहाँ पे आपको कार्टून दे रखा है, ठीक है, यहाँ से भी सवाल बन जाता है कई बार, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग द जर्मनी ग्रैंड कोalition गवर्नमेंट। जर्मनी की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दो मेजर पार्टीज हैं, क्या नाम है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। अब जनरली गाड़ी में एक ही स्टीयरिंग होता है, बट यहाँ पे दो स्टीयरिंग है, तो जनरली ये पार्टीज आपस में क्या है, अपोजिशन में जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई, दोनों ने जरूरत पड़ने पर गठबंधन की सरकार बना ली। तो ये कार्टून ये बारे में बात कर रहा है कि जरूरत पड़ती है तो कई बार जो पार्टीज आपस में राइवलरीज हैं वो भी क्या कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। पहली बात ये समझ में आ गया। दूसरी बात, कौन कौन सी पार्टीज है, हमें उनके नाम भी अगर हम हाईलाइट कर लेंगे तो एक बार पढ़ के चले जाना। नाउ व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कई बार इस पे आपका 3 नंबर का सवाल पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि इस बार जो आपका पेपर होने वाला है क्लास 10th का, हो सकता है उसके अंदर ये 3 नंबर का सवाल आपका आ जाए, मेरी तरफ से प्रेडिक्शन है। वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आइए देखते हैं। 10 2 different reasons can be given in favor of power sharing। पहला, power sharing is good because it help to reduce the possibility of conflict between social group, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो अगर हम आंसर बनाए वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, तो एक तो है आपके मोरल रीजन और एक है आपके प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है। हम जो अभी बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, प्रूडेंशियल रीजंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारे को यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे और हमको यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। बहुत सही बात है, अगर हमने पावर शेयर कर दी है तो सोशल ग्रुप्स आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। अगर घर पे समर वेकेशंस चल रही हैं, आइसक्रीम इक्वली दो भाई बहन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो लड़ाई नहीं होगी। अगर किसी ने ज्यादा ले ली तो ऑब्वियस सी बात है लड़ाई होने की संभावना रहेगी, तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। सेकंड, पावर शेयरिंग इज द गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जब आपका पावर शेयर हो चुकी है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, तो कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है वो अपना जो पूरा मोटिव है, ध्यान है, डेवलपमेंट की तरफ लगाएगी कंट्री में। और द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी। टायरनी, आपकी जो तानाशाही है, मेजॉरिटी अगर अपनी तानाशाही चला रही है तो कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी के लिए क्या हो सकती है, ऑपरेसिव हो सकती है। बट हम जब पावर शेयर कर रहे हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आइए आगे बात करते हैं हम आपका। अब बात करेंगे हम मोरल रीजंस के ऊपर। अभी तक हमने जो बात करी वो किस पे करी थी, प्रूडेंशियल पे। चलिए अब ये पहला पॉइंट जो प्रूडेंशियल में बनता है वो है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र की कह सकते हैं पावर शेयरिंग क्या एक आत्मा है। तो ये क्या बात कर रहे हैं आप, हाँ अगर अपन इसको थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, बट कई बार जब मैं क्लासेस वगैरह में बोलता हूँ तो बच्चों को वो चीज़ याद रह जाती है, सर ने एक आत्मा वाली बात बोली थी, तो हम इसको एक अप्रोच बना सकते हैं याद करने की। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पर डेमोक्रेसी वहाँ पर हमें पावर शेयर होती हुई दिखेगी। दूसरा, पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। बिल्कुल लोगों के पास अधिकार है कैसे वो गवर्न होने वाले हैं, ठीक है। आप अगर डेमोक्रेसी की फीचर्स की बात करें तो एक बहुत अच्छा ये फीचर है, लोगों के पास अधिकार रहता है, ठीक है। तीसरा, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। तो इलेक्शंस होते हैं, लोग बाग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अलग अलग जगह पर उनकी बात आगे सरकार तक रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है, बाय पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, उसको भी कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं आगे इसके कौन सा टॉपिक है अब।
ये सब जो आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं अलग अलग कुछ कुछ क्वेश्चन है बिटवीन द चैप्टर, उनको आपको एक बार सेल्फ रीड करना है, हो सकता है वो आपके पेपर के अंदर आ जाए। नाउ आपका जो आखिरी टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर आपका सिंगल पॉइंट पे भी सवाल बन सकता है और वैसे भी आपका 5 नंबर में भी सवाल बन सकता है वेरी लॉन्ग में अगर अपन देखें। और जो आपका अलग अलग यहाँ पे 4 तरीके की पावर शेयरिंग के बारे में बात की, उस पर सिंगल वे में भी सवाल बन सकता है। ठीक है, तो आइए हम पहले पॉइंट पे आते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म। यह आपका सवाल आता है पेपर में, इस तरीके का सवाल आता है, एक्सप्लेन। तो आइए पहला, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप 9th क्लास में चैप्टर पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर आप काफ़ी डिटेल में पढ़ करके आते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में। इसका एक और नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसे आपका घर का नाम कुछ और है, वैसे ही यहाँ पर एक और नाम दे दिया है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कैसे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में हम पावर को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तीनों का क्या क्या काम है वो हम पढ़ के आ चुके हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर इसका एक नाम क्या और है, आइए देखते हैं क्या नीचे आ रहा है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये हमारे लिए जरूरी है। व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, तो इसके दो नाम हो सकते हैं, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। कई बार इससे भी सवाल बन सकता है आपका, राइट नोट ऑन हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी कि सर ये तो बुक में दे नहीं रखा था, बट अब हमने पढ़ लिया है तो दिक्कत नहीं रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स, कौन कौन से लेवल, आपका सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, या आपका थर्ड लेवल जो रहता है वो लोकल लेवल। तो इस पे जो आपका सेकंड चैप्टर आता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्लास 10th में, फेडरलिज्म, उस पर अपन बहुत डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अच्छा यहाँ पर एक कैरिकेचर की हम बात कर लेते हैं, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। कई सारे जब आप देखेंगे सैंपल पेपर वगैरह हैं, या हम प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स वगैरह देखते हैं, अलग अलग जगहों पे ये आपका कैरिकेचर दे रखा है, ये आपकी इमेज आ जाएगी पेपर में, बोलेंगे बताइए ये इमेज किस बारे में बात कर रही है। तो इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर। तो इसको अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, जब ये इमेज आती है आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, तो ये इमेज किस बारे में बात कर रही है, इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स। चलो अब तीसरा वाला पार्ट क्या है आपका, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यहाँ पर हम सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पे बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की गई कि कैसे वहां पर पावर शेयर्ड थी और लोगों को अगर कोई दिक्कत भी थी तो वो टाइमली हमने उसको रिजॉल्व किया। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका रिलीजियस वाले पार्ट पे, एक हो गया आपका लिंग्विस्टिक ग्रुप्स पे, कैसे कंट्रीज के अंदर जो आपके वीकर सेक्शंस हैं या वुमेन है उनको मौका मिलता है, उनको मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। तो आपका व्हेन पावर इज हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो उसके अंदर हमें ये दो एस्पेक्ट है, रिलीजियस बेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। रिलीजियस के अंदर अपना बेल्जियम वाला पार्ट, लिंग्विस्टिक के अंदर वीकर सेक्शन और वुमेन वाला पार्ट। फिर आते हैं अपन फोर्थ वाले पार्ट पे अपने, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। चलिए अब यहाँ पर हम अगर बात करें, इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर, एंड कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज दिस टेक द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट दे रखा है वो आपका कैसे पॉलिटिकल पार्टीज आपका आजकल कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रही हैं और वो अपने पावर को शेयर करते हैं। क्या दे रखा है, समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो यहाँ पर एक सवाल, बीजेपी ने भी अलायंस बना रखा है, उसको क्या बोलते हैं,
बीजेपी ने अलग अलग पार्टीज के साथ जो अपना गठबंधन कर रखा है उसको क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। और दूसरा, कांग्रेस ने जो अपना गठबंधन कर रखा है उसको क्या बोलते हैं। और एक और सवाल मेरा यहाँ पे, अलायंस जो है और जो कोएलिशन गवर्नमेंट है उन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या वो सेम होते हैं या अलग होते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट के अंदर बताइए। चलिए आगे। तो एक तो अपन ने यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर ली है। दूसरा, आपका यहाँ पर हम देखें तो कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स के, बिजनेसमैन के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, जो क्या करते हैं, पावर शेयर की जाती है। कैसे? जब भी गवर्नमेंट को जो अलग अलग ये सेक्शंस हैं इनके रिगार्डिंग कोई रूल्स बनाने, तो वो अपना क्या करते हैं, इनसे कंसल्टेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर होता है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, ये चैप्टर में क्लास 10 में क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी अप्रोच क्या है। आई होप इसके जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।